अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम 14-23 पेपर के बारे में बात करेंगे और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में कम्प्लीटली मैं आपको गाइड करूंगा यहाँ पर। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको कोई गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा है इसका तो ये झूठ है, क्योंकि गेस्ट पेपर इंग्लिश का होता ही नहीं है। जिस बुक का पेपर ही बुक से नहीं आता उसका गेस्ट पेपर कैसे हो सकता है? तो आप लोग ये बात अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लें कि इसका पेपर बाहर से ही आना है, और बाहर से जब आना है तो फिर इसका गेस्ट पेपर को कैसे दे सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बताया जा सकता है कि पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, और वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और उनको अटैम्प्ट करने का क्या तरीकाकार है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टॉपिक चेंज होते रहते हैं, टॉपिक की कोई गारंटी आप लोगों को मैं नहीं दे सकता। ठीक है, ये जो पहला सेक्शन है, पहला हिस्सा है, इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल हैं। ठीक है, यानी वो क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं, और 60 से 70 नंबर का पेपर तो आपका यहीं से आ जाता है। ठीक है, लेकिन चूँकि अटैम्प्ट करते हुए आप कभी क्वेश्चन आधा छोड़ के आ जाते हैं, कभी आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते बावजूद ये कि आपने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होता है। तो 60-70 नंबर में से आप 50 लें, ये थोड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा हमें पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है। अगर पेपर में पास होना है तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना है। जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में होता है वो है राइट अ डायलॉग। अब ये किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, टीचर और स्टूडेंट पे आ सकता है, किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे, शॉपकीपर एंड कस्टमर पे आ सकता है आपको, यानी दुकानदार और ग्राहक पे, किसी पुलिसमैन और शहरी पे आ सकता है। और टॉपिक भी कोई भी हो सकता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टॉपिक फिक्स नहीं है इसमें। जस्ट आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है जी पेपर में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि डायलॉग की जो इंग्लिश है वो आपने बहुत सिंपल लिखनी है, समझ रहे हैं? यानी वो होता है ना, उर्दू में बाद औक़ात सकील अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह आपने कोई मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं करने। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है डायलॉग की, आसान सी ज़ुबान में लिखना है। ये डायलॉग का एक असूल है कि आप इसको बिल्कुल सिंपल लिखें। नंबर 2 पे लाइफ लाइक होना चाहिए, यानी ऐसी चीज़ें शामिल ना हों जो आपकी सोच से भी बालातर हों। यानी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी, आप ये डायलॉग में लिखते हैं कि ज़मीन आपको घूमती हुई नज़र आएगी। तो ये एक आम आदमी के लिए आजकल के दौर में, हो सकता है मुस्तकबिल में हो जाए लेकिन आजकल के दौर में पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने मुकालमे में ये नहीं लिखना, मतलब बात तो समझ गए ना, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी जो आपकी सोच तख़य्युल से बाहर हों। तीसरी चीज़ इसमें आपने देखनी है, आपने कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करना है। कंट्रैक्शन कहते हैं सुकड़ने को। ठीक है, इसका लफ्ज़ी मतलब है। डू नॉट को हम लिखते हैं डाउट, डज नॉट को लिखते हैं डजेंट, वुड नॉट वुडेंट, शुड नॉट शुडेंट। तो इस तरह से आई कॉमो एम भी लिखा जाता है, आई एम। इन कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल आपने करना है, आई शेल, आई विल, इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। ये आप बिल्कुल ना भूलिएगा, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप देना है। यानी जब सेंटेंस एंड हो तो फुल स्टॉप होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लिखना हो, जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक मीट राइस एंड वेजिटेबल्स, मुझे गोश्त चावल और सब्ज़ियाँ पसंद हैं। तो ये गोश्त और चावल के दरमियान, यानी मीट और राइस के दरमियान, मीट के आगे हम कॉमा देते हैं। ठीक है, तो ये कॉमा देना ना भूलिएगा, इससे आपका नंबर कट जाएगा अगर आप लोग इस कॉमे को नहीं देते तो। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क्स। तो जहाँ जहाँ पर सवाल पूछा जाएगा, जैसे हाउ आर यू, और आमतौर पर जो डायलॉग के शुरू में हमेशा सवाल ही पूछा जाता है, हाउ आर यू, तो उसके आगे आप लोग क्वेश्चन मार्क ज़रूर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके आगे ज़रूर आपने क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास। तो अगर किसी की बात उसी के अल्फाज में लिखनी हो तो इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। जैसे कोई कायदे आज़म का फरमान है, कोई अल्लामा इकबाल का है, तो आप उसी की ज़ुबान में अगर लिख रहे हैं जिस तरह उन्होंने कहा है, तो हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। डायलॉग का एक प्रॉपर स्टार्ट भी होता है और प्रॉपर एंड भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा।
इसका हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है। यानी ऐसा ना हो जो चीज़ें मिडल में लिखनी थी वो आप एंड पे लिखें। एंड पे कंक्लूजन लिखा जाता है, नतीजा लिखा जाता है, ठीक है। और जो चीज़ें स्टार्ट में लिखनी थी वो मिड में लिखें, मिड वाली स्टार्ट में लिख लें। तो इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आप लोगों ने इसको लिखना है। स्टार्ट आप कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, इस तरह से वर्ड्स इस्तेमाल करके। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप लोग डायलॉग देख सकते हैं उसको कि कैसे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। सिंपल डायलॉग आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिया अगर तो ये 1 घंटे की वीडियो तो डायलॉग की हो जाएगी। आप लोग वहाँ से देख लें कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं या नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन लेटर आता है आपको, और ये लेटर फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी। मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या फ़र्क होता है। लेटर तो अगर आप काफ़ी अर्से से लिखते आ रहे हैं, तरीका उस सैम्पल लेटर में बताऊँगा आपको, जो मैं इस क्वेश्चन के एंड पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में जो चीज़ें कॉमन होती हैं और जो चीज़ें जो उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर के आप यूँ समझ लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट सेक्टर में आप लिख सकते हैं, आप किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए लिख सकते हैं। जबकि जो इनफॉर्मल लेटर है वो दोस्त अहबाब को, फैमिली, रिश्तेदारों वगैरह को लिखा जाता है, ठीक है जी। ये तो है मेजर डिफरेंस इनमें। अब इनमें से जो भी आपको लेटर आएगा, आपने उसमें से ख़ुद अंदाज़ा करना है कि ये इनफॉर्मल लेटर है या फॉर्मल लेटर है, क्योंकि इन दोनों का तरीक़ाकार आगे डिफरेंट होने वाला है लिखने का भी। पिछले जो सेमेस्टर में आपका पेपर आया था उसमें जो आपसे लेटर पूछा गया था वो था डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को या सीपीओ को था शायद, कि सिटी पुलिस ऑफिसर को आप ख़त के ज़रिए बताएं कि आपके इलाके में जो क्राइम हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। आप लोग पिछला पेपर दे सकते हैं, वो भी वीडियो मैंने बनाई थी, वो इधर ही मौजूद है, ठीक है। अब अगर आपको इस तरह का लेटर पूछा जाता है जो कि फॉर्मल लेटर है, तो इसमें आपने इन स्टेप्स को मद्देनज़र रखना है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको सेंडर डिटेल देना होगी, यानी नेम एंड एड्रेस, ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद डेट लिखना होगी। जो मैं आपको सैंपल दूंगा उसमें डेट आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, डेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। डेट लिखते हुए गलती आपने नहीं करनी। रिसीवर्स डिटेल, यानी जो ख़त आपका वसूल करेगा उसकी डिटेल आपने उसके नीचे लिखनी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें उसका नाम और एड्रेस शामिल होगा। याद रहे ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल लेटर की। ये जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है रिसीवर डिटेल, अगर आपसे इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है तो आपने ये नहीं लिखनी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है उस शख्स के बारे में जिसको आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर सर या मैडम या कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको सैंपल में दिखाऊंगा। ये जो स्टेप है ये भी इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता, ये फॉर्मल में होता है, क्योंकि इनफॉर्मल में आप एक जनरल सा ख़त लिख रहे होते हैं। उसके बाद बॉडी, बॉडी में वो पूरी डिटेल शामिल होती है जो जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं ख़त। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल की सेम ही होती है। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है, इनफॉर्मल में ये कैद नहीं होती कि आप उसको डिवाइड करें 3 हिस्सों में, और फॉर्मल में ये कैद होती है। ये कैद कैसे? आपने बॉडी के 3 हिस्से करने होते हैं। पहले में आपने तारुफ लिखना होता है, दूसरे हिस्से में आपने मेन असल मुद्दा लिखना होता है जिसके लिए आप ख़त लिख रहे हैं, और तीसरे में खुलासा लिखना होता है कि फ़लाँ अगर जुर्म हो रहा है तो इसका क्या सद्भाव कर सकते हैं हम, या आप इस बारे में क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या करना चाहिए। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी इस तरह से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़। फॉर्मल में आप आम तौर पर क्लोजिंग के लिए यूअर्स फेथफुली लिखते हैं, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल में यूअर्स सिंसियरली या यूअर लविंगली लिखा जाता है, या यूअर लविंग फ्रेंड, यूअर लविंग सन, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड पे आपने नेम एंड सिग्नेचर लिखना होते हैं, ठीक है। जब आप पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर आपने स्टार्ट में जो एड्रेस वाली जगह वहाँ पे आपने लिखना है एग्ज़ामिनेशन हॉल, और नीचे सिटी ABC, यानी उसका जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं, और इसी तरह से नीचे यूअर लविंग फ्रेंड XYZ, ठीक है। फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी, ठीक है।
एग्जैक्ट एड्रेस या नेम एंड सिटी नेम वगैरह लिखना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, इनफॉर्मल में आप कंट्रैक्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट को आई हैवेंट, आई शुड नॉट को आई शुडेंट, या आई एम को आई कोमो एम, इस तरह से लिख सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में, जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं लिखा जाता, उसमें पूरा आपने लिखना है वर्ड को। दूसरी चीज़, इसमें आपने टू द पॉइंट बात नहीं करनी होती इनफॉर्मल में, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं, जबकि फॉर्मल में आपने टू द पॉइंट बात करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ, तो आप सैंपल अच्छी तरह से देख लें। डेट कैसे लिखनी है, सब्जेक्ट कैसे देना है, उसको अंडरलाइन भी करना है, हर एक चीज़ अच्छी तरह से नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। जो भी मैं यहाँ पर सैंपल वगैरह दे रहा हूँ, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊँगा, क्योंकि इस तरह से बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आपको समझाना भी है और पढ़कर भी बताऊँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। बहरहाल कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे वर्ड अपने कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, इन चीज़ों को आप नोट ज़रूर कीजिएगा। अब ऐसे राइटिंग के हवाले से, तो ऐसे क्या होता है, बेसिकली ऐसे की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो आपसे इस पेपर में ऐसे पूछा जाता है वो एक सिंपल होता है, ठीक है, आपने डिटेल ऐसे लिखना होता है बस। ऐसे कैसे लिखते हैं, एक ऐसे के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन। इस हिस्से में आप अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी मैं किस बारे में लिखना चाहता हूँ। अभी जो रिसेंटली पेपर में आपके आया हुआ था पिछले सेमेस्टर में, वो था सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ, या इस तरह का कोई था। तो अगर आप उस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। यानी मीडिया है क्या, सोशल मीडिया क्या चीज़ है, ये कब से आम इस्तेमाल हो रहा है, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या था। ऐसे का दूसरा पार्ट होता है उसकी बॉडी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपने तमाम तरह वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो एक हिस्से में शामिल हैं। यानी अब यूँ कह सकते हैं कि पहले हिस्से में आप थोड़े बाउंड हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में आप बाउंड नहीं हैं, आप खुलकर अपने इजहार अपनी बात का कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया का यूथ कैसे इस्तेमाल कर रही है और इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं या नुकसानात ज़्यादा हैं, ऑन एवरेज कितने % लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, किन किन मकासद के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पहले हिस्से में आपने बताया था कि सोशल मीडिया है क्या, दूसरे में आपने बताया कि इसका असर क्या है, लोग इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, या इसके कोई नुकसानात तो नहीं है, या फ़ायदे भी हैं या नहीं। दूसरे हिस्से में आपने टोटली जितना भी हिस्सा होता है वो आपने उसमें इन चीज़ों को कवर करना होता है। ठीक है, अब तीसरा जो हिस्सा है वो है कंक्लूजन। आपने इससे नतीजा अख़ज़ करना है कि भाई मैंने अपनी चीज़ को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, तारुफ़ भी करवा दिया उसका, फिर मैंने उसके फ़वाइद और नुकसानात भी बता दिए। अब मैं उससे एक नतीजा अख़ज़ कर रहा हूँ कि आम तौर पर इस सारे मुताले के बाद हमें क्या समझ आता है और इसमें क्या करने की ज़रूरत है, यानी हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा एक ऐसे तैयार हो जाता है, और आमतौर पर ये आपको 250 से 300 वर्ड्स का लिखना होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे आपको बाहर से आता है, बुक से कभी नहीं आता। आपने कुछ लिखना ज़रूर है, ठीक है, ऐसा ना हो पेपर छोड़ के आ जाए, पेपर छोड़ के कभी नहीं आना आप लोगों ने, कुछ लिख के ज़रूर आना। कुछ कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वो फार्मूला आपने अप्लाई ज़रूर करना है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जो मैंने डायलॉग, लेटर और ऐसे पिछले सेमेस्टर में जो आपके पेपर में आए हुए थे, ये मैंने आपसे कहा कि मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करूँगा। तो या तो मैं इस वीडियो के दौरान ही साथ साथ में आपको सैंपल दे दूँगा, या फिर एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके ज़रिए आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं आपको ये सारे भेज दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। ये पैराग्राफ भी आमतौर पर आपको आ जाता है पेपर में, 10 नंबर का ये पैराग्राफ होता है, और इसको मिलाकर मैं आपको बता दूं कि 60 नंबर तकरीबन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। यानी ऐसे, पैराग्राफ, लेटर और डायलॉग, इन सबको मिलाकर 60 नंबर आपके हो गए हैं। अच्छा, अब आपने पैराग्राफ कैसे लिखना है। अव्वल तो ये कि आपको पैराग्राफ की नोयत का पता होना चाहिए, यानी वो किसी इवेंट के बारे में है या किसी पर्सनैलिटी के बारे में है। आमतौर पर आपसे ये दोनों चीज़ें ही पूछी जाएंगी। अगर तो वो पर्सनैलिटी के बारे में, तो इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो पर्सनैलिटी को जानी पहचानी है, यानी एग्ज़ामिनर जिसको जानता है,
और एक वो जिसे वो नहीं जानता। जैसे आपको दोस्त हो गया, आपके वालिद हो गए, आपके उस्ताद हो गए। और नाउन पर्सनैलिटी में आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए, मुल्क सदर हो गए, कोई साबिक सदर हो गए, जर्नल कोई हो गए। तो ये सारे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इवेंट के बारे में है वो तो आप लिख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे किसी शादी के बारे में हो जाए, या फिर आपके स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे कोई फंक्शन हो जाए, उसमें भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ख्याल रखना कि आपने तरतीब नहीं बदलनी, ठीक है। नहीं, सबसे पहले इवेंट में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपने एक तरतीब से चलना है बस। अब बात करते हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में। या तो वो नाउन पर्सनैलिटी है तो फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यानी आप इधर उधर की नहीं लिख सकते उसमें। अब जाहिर सी बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो आपको और पेपर चेक करने वाले को भी उसका इल्म होगा, तो थोड़ा सा हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपने लिखना है वो पैराग्राफ। इसमें फिर ये होता है कि उसकी कामयाबियों के बारे में आप लिख सकते हैं, उसकी नाकामियों के बारे में लिख सकते हैं, उसकी लाइफ इवेंट्स के बारे में लिख सकते हैं, उसकी बर्थ ईयर के बारे में लिख सकते हैं आप, यानी जब से पैदा हुआ है और वहाँ से लेकर अभी तक के रोनमा होने वाले वाक़यात को आप लोग तहरीर करेंगे। दूसरा, जब आपका फ्रेंड है तो बेशक वो सुबह सवेरे उठता है या नहीं, आपने लिख लेना है कि ही इज़ वेरी पंक्चुअल। वो मेहनत करता है या नहीं, आप लिख लेंगे ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उसकी एज जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। वो साफ़ सुथरा है या नहीं, आपने लिखना है ही इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई तो मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन और अननाउन पर्सनैलिटीज़ में थोड़ा आपने लिहाज रखना है। जो पैराग्राफ आया वो था सैलाब की तबाहकारियों के बारे में। तो आपने इस तरह से करंट अफेयर टॉपिक्स को भी देख लेना है। और जैसे भी पूछा जाता है वो आमतौर पर करंट अफेयर पे ही मुश्तमिल होता है। तो इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग लिंक में नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लें कि ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। नंबर 5 है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के बारे में। ये ज़रा ध्यान से देखना आप लोगों ने, जिसको आते हैं वो रिवाइज कर ले और जिसको नहीं आते तो सीख ले, लेकिन बगैर सीखे तो गुजारा नहीं है। तो चलिए पहले कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं और फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस में मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं, या देखकर आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जो कि किसी दूसरे वर्ड में चेंज होंगे, वो देखते हैं कौन से हैं। नाउ देन में, विल वुड में, हेयर देयर में, दिस दैट में, दीज दोज में। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो कामास के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच कामास के अंदर वाला हिस्सा कहलाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टुडे हो तो उसको हम दैट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में, और नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो, यानी उसमें कोई सवाल या जुमला हो, तो हम उसमें इफ़ या वेदर लगाएंगे, बशर्ते ये कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे डू यू नो मी, तो इसको चेंज करते हुए हम लिखेंगे वेदर आई नो हिम। अच्छा जी, अब टेंसेस देखते हैं कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनाइट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। ये एक चीज़ याद रखने की है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, यानी उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता, बाकी फिक्रे के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होती है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो अच्छी तरह से इसको देख लें। आम तौर पर जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो पास्ट में ही देता है, अगर प्रेजेंट में देता है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगले वाले हिस्से को भी, ठीक है। लेकिन आमतौर पर पास्ट में होते हैं, तो पास्ट में चेंज करने के लिए ये सारे जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद होने चाहिए। चलें जी देख लेते हैं। वो कहता है ही सेड आई राइट अ पोएम, उसने कहा वो नज़्म लिखता है। अब ये देखें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है क्योंकि सैड है, यहाँ पर से नहीं है।
या टेल नहीं है, टेल्स, तो हम कह सकते हैं कि हम रिपोर्टेड को भी पास्ट में चेंज करेंगे। अब हम इसको सैड या टोल्ड में चेंज करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ ही सैड, कमास हटाने के लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। ही सैड दैट, आई था ना, आई को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आई किस में चेंज होगा? ही में। ही सैड दैट ही। राइट को मैं चेंज करूँगा रोट में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में जब चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है सिंपल सेंटेंसेस में। तो ही रोट आ पोएम। बात समझ आ गई आपको? प्रेजेंट इंडेफिनाइट की जगह अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को रख के देखते हैं। अहमद सैड आई एम रीडिंग अ नावल। अहमद ने कहा मैं नावल पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अहमद टोल्ड दैट भी कह सकते हैं, सैड दैट भी कह सकते हैं। अहमद सैड दैट, दैट क्यों यूज़ किया हमने? कॉमा से हटाने के फ़ौरन बाद। आई की जगह फिर से ही लिखेंगे, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक इसको चेंज करना है। एम, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह क्या आएगा? ही शीट के साथ हम वाज यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी वाज आएगा। रीडिंग अ नावल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मेरी माँ ने कहा मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। तो माई मदर सेड दैट, आई की जगह हम यहाँ पर शी लिखेंगे। क्यों? कहने वाला कौन है? मेरी माँ है, तो माँ की जब इसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो क्या बनेगा? शी हैड। क्यों? पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो शी हैड फिनिश्ड। माई की जगह हर, मेरी माँ ने कहा उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। दे सेड दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये, तो चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड को भी पास्ट में करेंगे। अब हम लिखते हैं दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग, हैव बीन को हैड बीन में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा सिंस मॉर्निंग। अब एक सेंटेंस होता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते और करते भी नहीं हैं। माई फ्रेंड सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे माई फ्रेंड टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसको हम दोबारा से इसी तरह लिखेंगे। ठीक है जी। अब एक जुमला ऐसा भी देख लेते हैं हम कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ही सेड डू यू नो मी, उसने मुझसे कहा क्या आप मुझे जानते हैं। तो अब वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हम क्या करते हैं? सैड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड। अब मैंने कहा था ना, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा तो उसको हम वेदर या इफ़ लिखेंगे, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। ही आस्क्ड वेदर आई नो हिम, यानी वो मुझसे पूछ रहा है तो मैंने इसलिए आई यूज़ किया। नो हिम, उसको, यानी क्या मैं उसे जानता हूँ। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी, मैं आपसे यही कहूँगा, तो खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाएगा ये। बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर आपके टेंसेस माइंड में रखे भी आपको ये आना शुरू हो जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से। अच्छा, हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए जितनी भी ज़रूरी मालूमात है वो मैं आपको दूंगा। समझना आप लोगों का काम है, ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इजी है, सिर्फ ये कि अगर आपको टेंस आते हैं तो, टेंस नहीं आते तो टेंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप लोग वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं टेंसेस पे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सबसे पहले इसके रूल्स देख लें। क्या रूल्स हैं? ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और उसके साथ बाय भी। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। और जो तीसरी चीज़ आपने चेंज करनी है वो क्या है? डू डज वाला कोई फ़िक्रा है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें डू डज यूज़ हुआ है, उसको हम इज़ एम आर में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में। दूसरा डिड को हम चेंज करेंगे वाज और वर में, यानी जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया है, इसी तरह
पास्ट इंडेफिनाइट को भी हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। इसी तरह हैज़ या हैव या हैड है, यानी ये कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इनको हम चेंज करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में। यानी हैज़ है, हैज़ बीन, हैव है, हैव बीन और हैड है तो हैड बीन। ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आपने बीन साथ लगाना है। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट को आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। फ्यूचर में भी यही केस है, आपने इंडेफिनाइट को कंटिन्यूस में और परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। विल हैव या शैल है तो विल बी शैल बी, विल हैव को विल हैव बीन में। और अगर किसी सेंटेंस में आईएनजी यूज़ हुआ है जैसे राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, तो इसमें आप बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं मिसालों से आपको समझाऊंगा। अब जो पहली चेंज हमने रूल्स में पढ़ी थी वो ये थी कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, सब्जेक्ट जो भी है उसको हम जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी, यानी उस वर्ड की जगह पे हम क्या लिखेंगे। ही है तो हिम में चेंज हो जाएगा, यानी जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा, एंड पे जाएगा तो वो हिम में चेंज हो जाएगा, शुरू में वो ही था। इसी तरह शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, दे दिम में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा मी में, और इट और यू ये अनचेंजेबल हैं, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, अगर आपको इतनी चीज़ें याद रह जाती हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इनकी तो फिर तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीज़ें। मैं कहता हूँ आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वाटर है ना, पानी, उसको उठा के शुरू में ले आए, वाटर इज़, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का था, इसको हमने कंटिन्यूस में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब हम कंटिन्यूस के यूज़ करेंगे। वाटर इज़ ड्रंक, ड्रिंक की सेकंड और थर्ड फॉर्म ड्रैंक और ड्रंक होती है, तो चूँकि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसलिए यहाँ पर ड्रंक आएगा। वाटर इज़ ड्रंक बाय, थर्ड फॉर्म के साथ बाय। आई को हम चेंज करेंगे, हमने पढ़ा था मी में, तो वाटर इज़ ड्रंक बाय मी। बस सिंपल आपने रूल याद रखने और चेंज करते जाना है। अब हम परफेक्ट का एक जुमला देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। एनिमल्स हैव ईटन द ग्रास, इन जानवर घास खा चुके हैं। द ग्रास, इसको हम लाए शुरू में, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले गया। हैव बीन, क्योंकि हैव को हैव बीन में चेंज करेंगे। ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं। तो द ग्रास हैव बीन ईटन बाय एनिमल्स। ठीक है जी, एनिमल्स को हम एंड पे ले गए। अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो इसमें हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कोई चीज़ मेंशन हो तो, जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ उन केसेस में, वो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे ही शी इट वाले, आई वी यू दे, तो उनको हम चेंज करेंगे। अगर नाम कोई आ जाता है तो वो भी हूबहू लिखा जाएगा। जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ज़्यादा मिसालें नहीं दूंगा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आमना इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इस तरह के जो होते हैं इनमें हम बीइंग यूज़ करते हैं। ठीक है, आईएनजी वाले। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय आमना, यानी आमना ख़त लिख रही है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपने पास्ट टेंस के भी यूज़ करने हैं और फ्यूचर में भी। बस जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा तो पूछा जाता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक नहीं खैर 5 या 10 सेंटेंस होंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आप बताएं कि प्रोनाउन कौन सा है, यानी हर सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सी जगह पर मौजूद है, कौन सा वर्ड है, यानी कि या वो पूछ सकता है प्रपोजिशन कौन सा जी। अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा तो आप बताएंगे ना, और वो होते भी बच्चों वाले नहीं हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, देख सकते हैं जिसको शौक हो। अगर आपको आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप वीडियो को नेक्स्ट कर दें, थोड़ा आगे ले जाएं। ठीक है, जस्ट हम इसको रिवाइज करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहले है जी नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। अब ये आम सी जगह है, चीज़ का नाम भी हो सकता है, जैसे सिटी, मैं कहता हूँ शहर, विलेज गांव, बॉय यानी लड़का, तो ये भी क्या है, एक
पार्ट्स ऑफ स्पीच है और नाउन है ये भी। लीफ पत्ता। इसी तरह इस्लामाबाद पेशावर ये भी नाउन में आता है। इसी तरह एक चीज़ है जिसको आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, लेकिन है वो भी नाउन। तो इसमें कौन से वर्ड्स शामिल होंगे? एंगर यानी गुस्सा, नाराज़गी, जॉय खुशी, हेट नफ़रत, लव मोहब्बत, प्यार। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये भी नाउन में ही आता है। ये अच्छी तरह से आप लोगों इसको जहन नशीं कर लीजिएगा। इसी तरह से कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये भी नाउन में आता है, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। और ऑयल, राइस, शुगर ये अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो ये भी नाउन की ही किस्म है और इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी नाउन है, नाम है किसी चीज़ का। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो होते हैं। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ईंटें, ब्लॉक यानी ब्रिक्स, ब्लॉक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रोनाउन देखते हैं। ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, ठीक है। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसे मैं कहता हूँ एली इज़ अ बॉय, एली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो हम एली की जगह पे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। तो ये जो ही है ये एली की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? ना प्रोनाउन है, ठीक है। ये एक सिंपल सी मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, बाकी देखते हैं आगे। WH फैमिली यानी हु, विच, वेयर, वन, व्हाट, हाउ, ये सारे क्या हैं? ये भी प्रोनाउन है। जैसे मैं कहता हूँ कि हु इज़ ऑन द डोर, तो ये भी दरवाजे पर कौन है। अब ये कौन है, ये किसकी जगह आया है? ये किसी नाउन की जगह पर आया है। यानी अगर अली दरवाजे पर होता तो हम कहते अली इज़ ऑन द डोर। अब ये चूँकि अली की जगह पर आया है, वहाँ पे कोई शख्स था, तो हम इसको कहेंगे ये भी प्रोनाउन है। होप सो ये समझ आ गई आपको। मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो व्हाट है ये भी किसी शख्सियत की तरफ मंसूब है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये भी प्रोनाउन होगा क्योंकि आपका कोई नाम है और वो नाउन है, तो नाउन की जगह पर मैंने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये क्या होगा? प्रोनाउन, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद कर लें। अब मैं कहता हूँ ये काम उसने किया। उसने किसने? मतलब अली ने किया, तो अली की जगह मैंने यूज़ किया है उसने किया, तो मैं कहूँगा ना दिस इज़ डन बाय हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, यानी मैंने खुद किया, उसने किया, उन्होंने किया। या अगर लड़की है तो हर सेल्फ, तो ये भी प्रोनाउन में आया क्योंकि मैंने एक नाम की जगह पे इसको यूज़ किया है। अब मैं कहता हूँ कोई मेरी मदद कर सकता है, अब मैं इसकी जगह पे यूज़ कर सकता था क्या अहमद और अली मेरी मदद कर सकते हैं, क्या अहमद मेरी मदद कर सकता है, क्या आमना मेरी मदद कर सकती है। अब इनकी जगह पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, यानी एनीबॉडी, तो ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें मज़ीद बता देता हूँ आपको। एनीबॉडी, नोबॉडी, ईच, फ्यू, समवन, एनीवन, नो वन, इस तरह के जितने भी होंगे ये सारे किस में आएंगे? प्रोनाउन में आएंगे, क्योंकि ये मैंने नाउन की जगह पर यूज़ किया है। अब मैं कहता हूँ ही इज़ द बॉय हु किल्ड द स्नेक, यानी वो लड़का था, लड़का है जिसने सांप को मारा था। तो इस तरह से हु ये भी किसी के नाम की जगह आया, तो ये भी हम कह सकते हैं प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह से हु, होम, विच, व्हाट, दैट, ये सारे किस में आएंगे? प्रोनाउन में। अब है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कहते हैं हर एक से, और वन अनदर एक दूसरे से, तो ये भी किसी के नाम की जगह आएंगे। जाहिर सी बात है, मैं कहता हूँ मुस्लिम्स लव ईच अदर, तो मुसलमान एक दूसरे से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं नाम तो नहीं ना ले रहा किसी का स्पेसिफिक, तो इस कैटेगरी में भी फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो ईच अदर और वन अनदर ये भी प्रोनाउन में आते हैं। इसी तरह से दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी प्रोनाउन में। क्यों? इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी इशारा करके। तो इशारा करके जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे, किसी आदमी की तरफ इशारा करेंगे, तो वो भी प्रोनाउन में आएगा अगर हम उसका नाम नहीं लेते तो, ठीक है। दिस करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और इस तरह से दीज भी जमा में और करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। दैट और दोज जो हैं वो दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाहिद और जमा के तौर पर। तो अगर मैं चीज़ का नाम नहीं ले रहा और उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। आगे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है? इसमें सिफ्त। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, यानी इसको हम कहते हैं ये इसमें सिफ्त है। मैं कहता हूँ अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय, अहमद एक बहादुर लड़का है, तो ये जो ब्रेव है ये क्या उसकी सिफ्त है, तो ये क्या होगा? सिफ्त है अहमद की बहादुर होना। इसी तरह से इंटेलिजेंट ज़हीन होना, हार्ड वर्किंग मेहनती होना, लेज़ी सुस्त होना, एक्टिव चुस्त होना, इस तरह से बहुत ज़्यादा होना, मच, मोर भी आता है इसमें, कम को कहते हैं लेस,
फ्यू चंद, ऑल तमाम। तो ये क्या है, उसकी सिफ्त है। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है, मिकदार में, और क्वालिटी में मैंने आपको बता दिया इंटेलिजेंट वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं जी वर्ब क्या होता है। तो वर्ब काम को कहते हैं। सिंपल आप इसको यूँ समझ लें, ये थोड़ा आसान है। द एक्शन आर डूइंग वर्ड इन अ सेंटेंस इज़ नाउन एज वर्ब। जुमले में ऐसा लफ्ज़ जो कि काम के करने को या काम के होने को या सहने को शो करता है, उसको हम कहते हैं ये वर्ब है। अच्छा, कुछ फिजिकली वर्ब भी हो सकता है और मेंटली भी हम इसको कह सकते हैं ये वर्ब है। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ थिंकिंग, सोचना, तो ये फिजिकली काम तो नहीं है लेकिन ये भी वर्ब में ही आएगा। उर्दू में आपको पता है वर्ब की पहचान ये है फेल की, कि ना आता है। खेलना, सोना, उठना, जागना, बैठना, तैरना, तो ये सारे क्या हैं, वर्ब है। इन्हीं की इंग्लिश आप देखकर समझ जाएंगे कि ये वर्ब में आता है, अगर आप कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है तो। होप सो ये छोटा सा कंसेप्ट वर्ब का आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है जी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट वर्ब। ये वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है। टेल्स अबाउट अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। टेल्स अबाउट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। मिसाल से समझते हैं, मैं कहता हूँ ही रन्स फास्टली, वो तेज़ दौड़ता है। अब ये जो रन्स है ये भी दौड़ने को शो कर रहा है, यानी वो दौड़ता है, काम कर रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया इसके मीनिंग में कि वो तेज़ दौड़ता है। तो ही रन्स फास्टली, ये जो फास्टली आया ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ईजीली, हार्डली, स्लोली, क्वाइटली, फास्टली, ये सारे इसमें शामिल होंगे। इस तरह मैं कहता हूँ ही जंप्स डाउनवर्ड, अब वो जंप लगाता है लेकिन किधर को, नीचे को, ठीक है। तो ये लफ्ज़ है डाउनवर्ड, ये भी एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि उसके काम करने को ये शो कर रहा है। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये सारे भी एडवर्ब में शामिल होंगे, ठीक है। इस तरह से काम करने का वक्त क्या था, इसके लिए हम कहते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो ये वक्त को शो कर रहा है कि टुमारो, मैं कल जाऊँगा। इसी तरह से टुडे, यस्टरडे, नाउ, सोन, ये सारे किस में आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में। एक होता है काम की शिद्दत को शो करना, मैं कहता हूँ एली इज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो चूँकि हमने एडवर्ब की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद बताता है, यानी उसकी सिफ्त है, लेकिन उसकी सिफ्त के बारे में मज़ीद क्या बता रहा है कि एली इज़ रनिंग वेरी फास्ट, एली बहुत तेज़ दौड़ रहा है। तो ये जो शिद्दत है इसको भी हम कह सकते हैं ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से वेरी, एक्सट्रीमली, टू मच, ये सारे एडवर्ब में ही आते हैं। इसमें ये शो होता है कि कोई काम कब कब होता है, यानी ये भी एडवर्ब में शामिल है। मैं कहता हूँ आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। तो ये जो अक्सर है, सम टाइम, बाज़-औक़ात, रेयरली, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं, ये सारे क्या हैं, ये भी एडवर्ब में आते हैं। अब है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड विच शोज अ रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का जुमले के दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। अच्छा देखें जी, इन, ऑन, एट, अंडर, अबाउ, टू, इनटू, टुवर्ड्स, ये सारे क्या हैं, प्रेपोजिशन। दी पेन इज़ इन दी बुक, तो ये जो इन है ये क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि पेन किताब के अंदर है, ठीक है, ये आसान सा है। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन और द वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फ़िक्रे के अंदर अल्फाज या मुहावरात को जोड़ते हैं। अच्छा, एक वर्ड है जी फैन बॉयस, FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वो वर्ड्स हैं जो कि जुमलों में लफ्ज़ों या मुहावरात को जोड़ते हैं। मैं कहता हूँ अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, तो ये अहमद और अली को आपस में किसने जोड़ा है, एंड ने, तो ये कंजंक्शन है, ठीक है जी। इसी तरह बाकियों को भी आप जोड़ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। कुछ और इसमें देख लेते हैं कंजंक्शन कौन से होते हैं। बिकॉज, इफ़, वाइल, अल्दो, सिंस, अनटिल, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शन हैं। ये तो थे सिंगल वर्ड। इसी तरह से दो वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं कंजंक्शन के तौर पर, जैसा कि एदर, आर, नेदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, तो ये भी कंजंक्शंस हैं। बोथ सन एंड फादर वेंट देयर, तो बोथ और एंड दोनों का हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप लोग बाकी जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट है इंटरजेक्शन। तो ये कहता है खुशी की मौका पर या गम के मौका पर अचानक से आपके मुंह से निकल जाने वाले अल्फाज जो बेसाख्ता निकल जाते हैं उनको हम कहते हैं ये क्या हैं, इंटरजेक्शन हैं। इनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया जाता है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस, जैसे हेलो, हाय,
हुर्रा, वाओ, कंग्रेचुलेशंस, लुक, behold, shh, listen, bravo, well done, what, ओह, आह, अलास, उच, ओप्स, ये सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इनको अच्छी तरह से देख लें, कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है। बात कर लेते हैं सेंटेंस मेकिंग की, यानी जुमला बनाना। तो ये आप छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। बहरहाल अगर इसमें कोई टेक्निक पूछे तो उसी तरीके से फिर आपको हल करना होगा। जैसा कि वो कह सकता है कि इन अल्फाज के इफ़ेक्ट्स पे सेंटेंसेस बनाएं, यानी आपने उस वर्ड को इस तरह जुमले में इस्तेमाल करना है कि उस जुमले में उसका इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो। जैसे मैं कहता हूँ पोल्यूशन, आलूदगी, अब मुझे इसके इफ़ेक्ट पे जुमला बनाना है तो मैं कहूँगा पोल्यूशन कॉजेज़ मैनी डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में आलूदगी बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है। तो आपने देखा मैंने पोल्यूशन के असर पर एक जुमला बनाया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को जो भी वर्ड दिया जाए आपने उसके असर पे जुमला बनाना है। बाद औक़ात ये पूछ लेता है कभी कभार, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पेपर में आएगा, क्योंकि ये एक दो पेपर्स में मैंने देखा है, बाकी इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता इस तरह से। बहरहाल आपको सिंपल सेंटेंस भी पूछ सकता है कि आप इससे एक सीधा साधा सेंटेंस बनाएं, यानी मेक सेंटेंसेस। तो दो तरीके हुए, या तो सिंपल पूछेगा या फिर पूछेगा कि इस पे इसके इफ़ेक्ट पे आप लोग सेंटेंस बनाएं। तो आप लोगों को सेंटेंस बनाना आना चाहिए उसके इफ़ेक्ट पे भी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता है वो सेंटेंस करेक्शन। आपने इसमें जुमले को तरतीब देना होती है, जुमले को सही करना होता है। वो कैसे? जुमला मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे, तो आपने इसको तरतीब देना है इसी तरह से। मिसाल के तौर पर आता है फुटबॉल दे प्लेइंग वर, तो आप इसको सही तरह से लिखेंगे दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ये इतना मुश्किल नहीं होता, ख़ासकर आप जिस लेवल पर हैं, तो इस लेवल पर तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कम से कम इस सेंटेंस को तरतीब देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास से क्वेश्चन आता है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। कोई से आपको 10 सेंटेंस भी दे सकता है और 5 भी दे सकता है। दो दो नंबर का फिर एक सेंटेंस होगा। अगर 5 देता है तो, अगर 10 देता है तो एक एक नंबर का होगा। वो कहेगा आपसे कि आप इसके आगे एफ़ लिखें या ओ लिखें, यानी ये सेंटेंस फैक्ट है या ओपिनियन है। तो फैक्ट क्या होता है? जो हकीकत, और ओपिनियन हमारा अंदाज़ा, गेस। मैं कहता हूँ एली इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो ये मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो लायक है, वो ज़हीन है। इसके मुकाबले में कहता हूँ सूरज मगरब में ग़ुरूब होता है, द सन सेट्स इन दी वेस्ट, तो ये क्या होगा? ये एक हकीकत है, ठीक है। इस तरह से आसान से जुमले दिए होते हैं और आपको वो कहता है कि आप इनमें से फैक्ट और ओपिनियन अलग अलग करें। तो फैक्ट के सामने आपने एफ़ लिखना होता है और ओपिनियन के सामने ओ। कोई इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, सिर्फ यह कि उस सेंटेंस का आपको उर्दू तर्जुमा करना आता हो। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ इज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो ये क्या है? एक हकीकत है, फैक्ट है। अब मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ विल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, तो ये क्या है? ओपिनियन है, अंदाज़ा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग टेंसेस वगैरह देख के अच्छे से उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है, ठीक है। जल्दी में काम आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा, यही क्वेश्चन वो आपसे ऐसे भी पूछता है कभी कभार कि राइट 10 फैक्ट्स एंड 10 ओपिनियंस। आगे आपको कोई टॉपिक दे देता है, इस पे आप 10 फैक्ट्स लिखें और 10 ओपिनियन लिखें, तो ये भी आपको लिखना होता है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन देता है आपको। जैसे पिछली बार जो आया था AIOU एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के दौरान अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम पर 10 ओपिनियन और 10 फैक्ट लिखें। तो इस तरह से भी आपको लिखना होता है। अब वो मुख्तलिफ टॉपिक दे सकता है, जैसे अगर वो आपको दे कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पर आप 10 फैक्ट्स लिखें और 10 ओपिनियन लिखें, तो ये भी आपको लिखना होंगे। तो मैं यहीं पर वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा कि इस पे आप कैसे लिख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें मैं आपको भेज दूंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। बहरहाल अब ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक पे आएगा, वैसे समझने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ और आपको ये बताने के लिए कि इस टॉपिक पे
या किसी भी टॉपिक पे ये पूछा जा सकता है आपसे। बहरहाल पेपर में हालात हाज़रा से आगाही ज़रूरी है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है हर बार। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्यूज़ एंड परमिशन के हवाले से, यानी आपने इनकार करना है या इजाज़त देनी है किसी को भी, तो किस तरह से। यानी कोई आपका दोस्त आपसे घड़ी मांग रहा है, आपसे कैमरा मांग रहा है, आपसे कार मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, तो या तो आप उसको दे देंगे या इनकार कर देंगे। तो जब वो मांग रहा है, मैं मिसाल लेता हूँ, आपसे कार मांग रहा है, अगर आप उसे देते हैं तो आप उसे ये कहेंगे कि इसका ख्याल रखना, ठीक है। यानी आपका दोस्त कहता है आई नीड योर कार, तो आप उसको परमिशन में कहेंगे यस बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट, हाँ आप ले जाएं लेकिन आपने इसका ख्याल रखना है। अगर आप इनकार करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं आई एम सॉरी इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मुझे अफसोस है ये ख़राब है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब होना। या आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा दोस्त ले गया है, या आप कह सकते हैं मुझे खुद ज़रूरत है। कहने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ येस या नो में उसको रिप्लाई नहीं करना, उसको मुतमईन भी करना है, अगर देनी है तो भी और नहीं देनी तो भी। तो इस तरह से कोई भी जुमला आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपने परमिशन देनी है या इनकार करना है। अगर पेपर में आपको चॉइस होती है कि आप इस पे रिफ्यूज़ भी लिख सकते हैं और परमिशन भी लिख सकते हैं, तो आप जो मर्ज़ी ये लिख लें। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपको 5 सेंटेंस दे के आपसे कहता है हर एक सेंटेंस पे रिफ्यूज़ भी लिखें और परमिशन सेंटेंस भी लिखें। तो इस तरह से भी आपको आ सकता है पेपर में, और सिर्फ रिफ्यूज़ भी आ सकता है या सिर्फ परमिशन भी आ सकता है। एनी हाउ किसी भी केस में वो आपसे पूछ सकता है। होप सो ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं आस्किंग अ क्वेश्चन। आप किसी दुकानदार के पास जाएं, किसी पुलिसमैन के पास हैं, उस्ताद के पास हैं, तो वो आपसे कहता है कि कोई से 5 सवाल करें। ये पुलिसमैन चोर से कर सकता है, स्टूडेंट टीचर से कर सकता है, टीचर स्टूडेंट से कर सकता है, गाहक दुकानदार से कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर एक चोर जो है चोरी करता है और वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। अब पुलिसमैन उससे कोई से 5 सवाल करता है, यानी वो इस तरह सवाल कर सकता है चोर से, आपने ये चोरी क्यों की, आपने ये किस वक्त की, आपके साथ और कौन कौन था, वहाँ से कितना सामान चुराया गया, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। यानी मिनिमम क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना मकसद होता है, ठीक है, इन क्वेश्चंस का। आप दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो कोई से 5 क्वेश्चन आप उस सिलसिले में भी कर सकते हैं। बहरहाल इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप उर्दू में क्वेश्चन सोचें कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आप इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें और आसान ज़बान में इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ऐसा ना हो आप मुश्किल में फंस जाएँ। टेंसेस वगैरह की गलती कर लें तो वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसा होता है कि फ़िक्रे के अंदर एक खाली जगह होती है, आपने उसको पुर करना होता है उसी फ़िक्रे के अंदर किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग से। वर्ड की मीनिंग से क्या मुराद है, यानी सिनोनिम से, उसी का मुतरादिफ हम मानी जो होता है उससे आपने उसको पुर करना होता है। एक मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हेन अ थीफ मेड इंसुलेंट रिमेक टुवर्ड्स पुलिसमैन ही सेंट हिम टू दी SHO फॉर बीइंग डैश। जब एक चोर ने गलत रवैया अपनाया, बदतमीज़ी की, तो पुलिसमैन ने उसको SHO को भेज दिया। क्यों? फॉर बीइंग, क्यों? आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, यानी बदतमीज़ी की वजह से, उसकी इज़्ज़त न करने की वजह से उस चोर को उसने SHO की तरफ भेज दिया। अब आप देखें इंसोलेंट रिमेक, इसी का मीनिंग मैंने इस्तेमाल किया आगे, डिसरिस्पेक्टफुल। इसी तरह से आपको कोई भी सेंटेंस के अंदर पूछा जा सकता है, आपने उसका मानी देखना है और उसको उसी सेंटेंस के जो खाली जगह गिवन होगी वहाँ पर पुट कर देना है, बस इतना सा काम है। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए अभी, सेंटेंस करेक्शन, F और O वाला, फैक्ट्स और ओपिनियन, आस्किंग क्वेश्चन, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर नहीं आते, ठीक है ना, बहुत कम ही आते हैं, लेकिन बदल बदल के आते रहते हैं, कोई एक इनमें से आ जाएगा। जो क्वेश्चन बहरहाल हमने शुरू में किए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के हवाले से। इसमें वो आपको कोई सेंटेंस देता है, आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री, उसकी आपने वजह के साथ उसको बयान करना होता है। यानी मैं फ़लाँ चीज़ से एग्री करता हूँ तो क्यों करता हूँ, और डिसएग्री करता हूँ तो क्यों। मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, तो मैं इससे एग्रीमेंट इस तरह कर सकता हूँ,
यानी एग्री इस तरह से कर सकता हूँ, यस आर इकोनॉमिकल क्राइसिस आर रिड्यूसिंग, हाँ हमारे जो माशी बहरान है वो कम हो रहे हैं, तो मैंने एग्री कर लिया इससे। अब मैं डिसएग्री कैसे करूँगा कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर्स आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, यानी मैं कहता हूँ कि नहीं, ज़रूरी शोबे में किसानों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तो जाहिर सी बात है, एक ज़रूरी मुल्क है ये पाकिस्तान, अगर किसान को ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना है तो फिर मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है। तो ये मेरा उससे डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह कोई भी वजह लिखकर इसे डिसएग्री कर सकते हैं। दिन दुगनी रात चुगनी का मतलब यही होता है कि बहुत तरक्की कर रहा है, तो बहुत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि किसानों को बहुत से मसाइल का सामना है। और अगर आपने इससे एग्री करना हो तो कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी हमारी ठीक हो रही है। समझ आ गया आपको? अब नेक्स्ट चलते हैं जी, मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटेंसेस। अब आपने जुमलों से सवाल बनाना है, सिंपल से वो जुमले आपको देगा और आपने उससे क्वेश्चन बनाना है। यानी मैं कहता हूँ अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, और अहमद एंड अली फ्रेंड्स। सिंपल, मैंने हेल्पिंग वर्ब को उठाया, शुरू में ले गया और इसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप लोग भी पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चन कि सेंटेंस किस टाइप का है, फिर उससे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। क्या हेल्पिंग वर्ब उठाकर शुरू में लगाने से ये मसला हल हो जाएगा? अगर नहीं होता तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को नहीं उठाना। जैसे मैं कहता हूँ यू आर 9 ईयर ओल्ड, तो अब इसमें आर को उठा के मैं फिक्र के शुरू में नहीं ले जाऊँगा, बल्कि मैं इसको क्वेश्चन में ऐसे कन्वर्ट करूँगा, हाउ ओल्ड आर यू, यानी आपकी उम्र कितनी है। तो ये जो हाउ है ये क्या है? WH फैमिली से है। WH फैमिली का वो पता होगा आपको, हु, व्हेन, व्हाट, विच, हाउ, ये सारे WH फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से आपने देखना है कि क्या इसको WH फैमिली से रिलेट किया जा सकता है। यानी मैं क्वेश्चन को बना सकता हूँ WH फैमिली का इस्तेमाल करते हुए, या फिर मैं हेल्पिंग वर्ब को उठा कर शुरू में लाऊंगा। तो ये अच्छी तरह से देख के तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड के बारे में। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो किसी के अच्छे काम पे उसकी तारीफ़ करना, यह है अप्रिसिएशन। और अप्रिसिएशन में किसी का कोई तकल्लुफ़ इन्वॉल्व नहीं होता, ये मैं समझाता हूँ कैसे। और ग्रेटिट्यूड ये होता है जैसे आप अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, आज मौसम अच्छा है तो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, रंगीन फूल है तो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। और अप्रिसिएशन ये है, आपके बेटे ने अच्छे नंबर लिए हैं तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपका बेटा आपकी खिदमत कर रहा है तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके चचा ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है तो आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर कोई दोस्त आपकी दावत कर रहा है, आप उसके यहाँ ठहरे हैं और आप उसकी मेज़बानी का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड में है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तकल्लुफ़ इन्वॉल्व है, एक हैवीनेस है, मुश्किलात हैं, एक टेंशन है, स्ट्रगल है, एक बर्डन है, बोझ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये ग्रेटिट्यूड में आएगा, ठीक हो गया। कंसेप्ट आपको समझ आ गया। बाकी लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। यानी जैसे आपका कोई दोस्त आपकी खिदमत कर रहा है, उसने आपकी मेज़बानी की है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस एंड गुड बिहेवियर। इसी तरह से चचा जान अगर आपको कोई तोहफ़ा भेज रहे हैं तो आप कह सकते हैं, थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल गिफ्ट, आई रियली लाइक इट। लिखने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ा, दोनों चीज़ें ये अलग अलग हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह मौसम के बारे में आप कह सकते हैं, थैंक्स गॉड फॉर सच अ ब्यूटीफुल वेदर। किसी भी चीज़ के बारे में आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स अ वंडरफुल ब्लेसिंग, ठीक है। जो भी जुमला आपको दिया जाएगा आपने उसका अप्रिसिएशन या ग्रेटिट्यूड लिखना होगा, तो यानी शुक्रिया के अल्फाज लिखने होंगे, तो आप किसी भी तरह उसकी लिख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता हर जगह शुक्रिया नहीं होगा। अगर आपका बेटा अच्छे नंबर ले रहा है तो वहाँ पर शुक्रिया नहीं होगा, वहाँ पर उसको अप्रिशिएट करना होगा। तो बहरहाल मौके की मुनासबत से आपने चेंजिंग करके सही से लिखना है इसको, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आता है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है आपको, कि आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आपका कोई सिस्टर, ब्रदर या कोई फ्रेंड जा रहा है, तो उसे आप सजेस्ट करें कि कौन से 10 क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ सकता है। तो वो 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। आप थोड़ा इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई ऐड कर सकते हैं, ये मैंने अपनी समझ के मुताबिक लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू टेल मी अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। जो आपके पास तजुर्बा है काम करने का, उसके बारे में आप बता सकते हैं मुझे, या आप बताना पसंद करेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन वो कर सकता है आपसे, व्हाट स्पेसिफिक
स्किल्स और क्वालिफिकेशंस डू यू हैव? आपके पास क्या मखसूस स्किल्स हैं या क्वालिफिकेशन है? तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस? कोई ऐसी चैलेंजिंग सूरत हाल बन जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? चौथा क्वेश्चन, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट यू आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ? क्या आप अपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट की मिसाल दे सकते हैं जिस पे आपको फ़ख्र हो, आपको नाज हो कि मैंने ये काम किया है? पांचवा क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन द फील्ड में आप ट्रेंड्स से कैसे अपडेट रहते हैं? छठा क्वेश्चन, कैन यू डिस्क्राइब योर अप्रोच टू वर्क इन अ टीम? यानी टीम वर्क आप कैसे करेंगे? टीम वर्क में आपकी अप्रोच क्या होगी? क्या आप उसको बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं? नंबर 7, व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ? आपका कौन सा पॉइंट यानी सबसे ज़्यादा मजबूत है, यानी आप अपनी ताकत किसको समझते हैं? नंबर 8, हाउ डू यू मैनेज योर वर्कलोड जो होता है आप उसको कैसे मैनेज करें? नंबर 9 पे वो आपसे पूछ सकता है, कैन यू शेयर एन इंस्टेंस वेयर यू हैव टू चेंज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन? क्या आप मिसाल से हमें बता सकते हैं, आपके पास जो तजुर्बा है उसकी रोशनी में मुझे बताइए कोई ऐसी मिसाल कि जहाँ पे आपने मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया हो? नंबर 10 पे आप पूछ सकता है वो आपसे, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? यानी आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं? तो ये इस तरह से 10 क्वेश्चन हो गए इंटरव्यू के बारे में, ठीक है जी। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा या आपसे पूछा जा सकता है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी को, मुतरादिफ को, और एंटोनिम्स कहते हैं मुतज़ाद को, उलट को। पूछा ही इस तरह जाता है कि आपको कोई वर्ड दिया जाता है, आपने उसका सिनोनिम लिखना होता है इंग्लिश में ही और फिर उसका जुमला बनाना होता है। ये 10 नंबर का आ सकता है। इसी तरह से एंटोनिम भी आ सकता है, यानी मुतज़ाद, आपने उसका उलट लिखना है फिर उसका जुमला भी बनाना है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निक भी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जॉब एप्लीकेशन, और ये आखिरी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जॉब एप्लीकेशन। आपने किसी जगह कोई एडवर्टाइजमेंट देखी है, इश्तिहार देखा है और आप उस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? ये होती है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन पहले भी मैंने आपको बताई थी, आज फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपना रियल एड्रेस ही लिखेंगे। एड्रेस कैसे लिखना है मैं फॉर्मेट में आपसे शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है जी, ये बड़ी ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अगर आप मंथ नेम पहले लिखेंगे तो ये आसानी रहेगी, जैसे जून 10, 2023 फुल स्टॉप। और अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे, आप कह रहे हैं मैंने 10 पहले लिखना है, तो आप उसको लिखेंगे 10th जून, और जून का जे जो है वो कैपिटल होगा। 10th जून 2023 फुल स्टॉप। ये है डेट का एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मेट। अब आपने जो एप्लीकेशन लिखी है जिसको ये सेंड करनी है, आपने उसका एड्रेस लिखना है। अगर उसका एड्रेस नहीं है मेंशन, तो आपने उसकी पोस्ट जो है उसको ज़रूर मेंशन करना है, यानी वो किस ओहदे पर वहाँ पर फाइज है, चेयरमैन है, मैनेजर है, कौन है, ठीक है। उसका भी मैं फॉर्मेट आपसे शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आता है जी बॉडी। बॉडी से पहले डियर सर, डियर मैम, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। इसका डी कैपिटल होता है, और उसके बाद सर है तो सर का एस कैपिटल होगा, मैडम है तो एम जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद कॉमा होगा और शुरू करेंगे हम इसको। और शुरू पहली जो लाइन है वो आप थोड़ा आगे से शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कि क्या हम इसमें एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे या कि जो ओरिजिनल एड्रेस है वही लिखेंगे? तो जो आपकी बुक में मेंशन है वो भी यही है, और फ़र्ज़ी एड्रेस आपने लिखना होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल नहीं लिखना होता, ठीक है। वो लेटर में होता है एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC जो होता है, ठीक है। बॉडी में आपने बताना है कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहा हूँ और मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। मेरे जो डिटेल्स हैं वो ये नीचे गिवन है, वहाँ पर आपने दे देनी है मोटी मोटी डिटेल्स। और एंड पे आपने यूअर सिंसियरली नीचे नाम लिख लेना है। फर्जी नाम भी लिख सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है कि आप क्या नाम लिख रहे हैं। यूअर्स लिखना है और सिंसियरली के बाद कॉमा होना चाहिए, नीचे नाम के बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपने इसको एंड कर देना है। ये एप्लीकेशन लिखने का तरीक़ाकार है। कहीं से भी समझ नहीं आई, नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कोई ऐसा
ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा पेपर 14-23 का। मुझे उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।